Today we'll be starting with leverage. One of the very simple topic of your syllabus and एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एटलीस्ट 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो एग्जाम में रहेगा ही रहेगा. ओके चलिए. व्हाट डू यू मीन बाय लेवरेज? आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट विल राइट डाउन 2 पॉइंट्स एंड देन विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन. Write down, leverage is measure and indicator of risk. Higher the leverage, higher is the risk. Leverage is a measure and indicator of risk. Higher the leverage, higher is the risk. Okay, जब हम आगे जाके देखेंगे कि leverage में 3 टाइप्स है, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज, and we'll be able to calculate these leverages. So based on that figure you can understand कि बिजनेस में रिस्क ज्यादा है या कम है. ओके चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले. व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क? व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क? हाँ हाँ साक्षी, क्या डिफिनेशन? हाँ ओके, बिजनेस में रिस्क क्या होता है? जो आप वल्नरेबिलिटी कहते हैं, किसकी वल्नरेबिलिटी है बिजनेस में? फाइनेंस. हाँ ओके फाइनेंस, लेकिन अल्टीमेट रिस्क जब भी आप कभी बिजनेस करोगे, से एनी बिजनेस, इफ यू आर थिंकिंग एंड इफ यू से कि उस बिजनेस में रिस्क है, अल्टीमेटली व्हाट रिस्क वी आर टॉकिंग अबाउट? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. Exactly. So in business, in finance term, we can say risk means possibility of loss. And loss कब होगा? जब रिस्क होगा तब. लॉस कब होगा? हाँ okay, improper management, and in finance terms when there will be loss, financial mismanagement, wrong decisions, improper management, everything. But ultimately जब आपका कॉस्ट ज्यादा होगा as compared to revenue, that is, so here we can say when cost is more than revenue, that time there will be loss, right? What are the types of cost? Variable cost and fixed cost. ये कौन सा फोन बज गया? एक सेकंड में साइलेंट कर लेता हूँ फोन को. हाँ, सो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट. क्या दोनों कॉस्ट की वजह से लॉस हो सकता है, या सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से लॉस हो सकता है, या सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से लॉस हो सकता है? दोनों कॉस्ट की वजह से. तो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से भी लॉस हो सकता है. समथिंग न्यू आई एम लर्निंग टुडे. व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट? जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, राइट? अगर आपका प्रोडक्शन सेल्स 0 हो, will there be any variable cost? Variable cost will be changing as per your revenue. तो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से कभी लॉस नहीं होगा. लॉस विल बी ऑलवेज बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? नाउ इन दिस फिक्स्ड कॉस्ट वी कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. एक है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड एक है फाइनेंस फिक्स्ड कॉस्ट. Now everyone knows the meaning of variable cost and fixed cost, right? Variable cost changes as per revenue, and because of variable cost never there is a possibility of loss,
right? Because if sales is zero, the variable cost also will be zero, but fixed cost remains fixed irrespective of your production, sales, revenue, etc., right? तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड फाइनेंस फिक्स्ड कॉस्ट? एग्जैक्टली exactly. जब हमने फाइनेंस प्रोक्योर किया होता है, and in that finance if there are such source of finance on which there is a fixed cost, for example in case of equity shares is also source of finance, but on equity shares whatever we are paying, the cost what we are paying, that is in form of dividend, and that is not fixed, that depends upon the profitability, right? जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड पे करेंगे, अगर प्रॉफिट ना हो तो डिविडेंड नहीं पे करना, राइट? इट मींस डिविडेंड इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट। बट अगर आपने फंड्स एज अ लोन, बैंक लोन या डिबेंचर से लिया हो, तो इंटरेस्ट कंपल्सरी हमें पे करना होगा, राइट? सो वी कैन से फाइनेंस फिक्स्ड कॉस्ट एग्जांपल इज इंटरेस्ट, राइट? एज वेल एज से प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस हो तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज आल्सो अ फाइनेंस फिक्स्ड कॉस्ट ओनली। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एग्जैक्टली रेंट, सैलरी, etc. Can we say because of this both fixed cost there is a risk in the business? जब भी आप रेंट, सैलरी एज अ फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर रहे हो, देयर विल बी अ रिस्क इन द बिजनेस। हो सकता है कि हमारा रेवेन्यू इज नॉट जनरेटेड टू दैट एक्सटेंट सो एज टू मीट अप विथ योर फिक्स्ड कॉस्ट। सपोज ये क्लास मैंने रेंट पे लिया है, इस क्लास का रेंट है से 50,000, ठीक है, एंड अगर रेवेन्यू ही हुआ से 30,000, इन दैट केस वेरिएबल कॉस्ट तो छोड़ दो, अज्यूम करके चलते कि जो सेल्स हो रहा है वो टोटल मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? तो 30,000 मुझे मिल रहे हैं, 50,000 मुझे पे करना होगा, इन दैट केस 20,000 लॉस होगा। दिस इज द रिस्क इन द बिजनेस, राइट? दिस रिस्क वी कॉल इट एज बिजनेस रिस्क, और उसको ऑपरेटिंग रिस्क भी कहा जाता है। ओके, द रिस्क विच इज एडेड इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। जब आप बिजनेस मैनेज कर रहे हो, when you are managing the business, it is your decision to take whether more of fixed cost or take more of variable cost। जैसे हमने फर्स्ट डे में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड कि आपका कॉस्टिंग स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, राइट? जैसे अपने एग्जांपल में जब हमने क्लास स्टार्ट किया था, दैट टाइम जो हमें रेंट पे करना था दैट वाज पर स्टूडेंट, तो हमारा डिसीजन था कि हमें वेरिएबल कॉस्ट में ही जाना है, फिक्स कॉस्ट में जाना ही नहीं, राइट? बट वंस वी फील द कॉन्फिडेंस कि अभी एक मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे, नाउ देन वी वेंट फॉर अ फिक्स्ड रेंटल, राइट? सपोज मैंने अगर स्टाफ अपॉइंट किया तो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे रेंट तो सॉरी सैलरी तो पे करना होगा, सो दैट विल बी आवर डिसीजन, राइट? सिमिलरली हमने मैन्युफैक्चरिंग में भी डिस्कस किया था एग्जांपल, अगर से एक मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन फेज में एक प्रोसेस थी, एक तो मैं आउटसोर्स कर सकता हूं वो प्रोसेस, राइट? तो जितना मेरा सेल होगा उतना मुझे आउटसोर्स करके उनको पे करना होगा, दैट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट, राइट? बट इंस्टेड सपोज मैंने खुद वो जो प्रोसेस में आउटसोर्स कर रहा था उसकी मशीन खरीद ली, राइट? अब मुझे बाहर देने की जरूरत नहीं है, बट नाउ व्हेन आई एम परचेसिंग मशीन, अभी मुझे फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करना होगा क्योंकि मशीन का रिपेयर कॉस्ट रहेगा, मशीन ऑपरेट करने के लिए मुझे एक ऑपरेटर अपॉइंट करना पड़ेगा, उसकी सैलरी पे करनी होगी। नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ माय सेल्स मुझे फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर करना होगा, सो इट विल बी अ मैनेजमेंट डिसीजन कि आपका कॉस्टिंग स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, राइट? So whenever we are taking more of fixed cost, we are adding risk to the business, right? And that risk is called as business risk or operating risk, right? Similar, now can we say this depends upon the business? बिजनेस के ऊपर ये डिपेंड करेगा ज्यादा फिक्स कॉस्ट होना चाहिए। देयर आर सम बिजनेस जहां पे फिक्स कॉस्ट कम होता है, राइट? फॉर एग्जांपल दैट बीपीओ एक्सेट्रा, उन्होंने तो मोस्टली एवरीथिंग इज आउटसोर्स, राइट? तो उनके केस में फिक्स्ड कॉस्ट कम होता है, उनकी सैलरी भी रेवेन्यू के हिसाब से होती है, ओके? सो इन दैट केस फिक्स्ड कॉस्ट कम होता है, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होता है, राइट? नाउ फाइनेंस कॉस्ट, सपोज मुझे एक बिजनेस रन करने के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड था 10 करोड़, अगर 10 करोड़ पूरा अमाउंट मैंने अगर इक्विटी शेयर से प्रोक्योर किया होता, वाज देयर एनी फाइनेंस रिस्क? अगर मैंने पूरा 10 करोड़ इक्विटी शेयर से प्रोक्योर किया होता, वाज देयर एनी रिस्क? देयर वोंट बी एनी रिस्क, क्योंकि मुझे 10 करोड़ के ऊपर जो रिटर्न पे करना है वो तो डिविडेंड है, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो, तभी मैं डिविडेंड पे करूंगा, अदरवाइज आई वोंट बी पेइंग एनी डिविडेंड, राइट? सो इफ आई गो फॉर ओन फंड्स देयर वोंट बी एनी रिस्क, बट ऑन द कॉन्ट्री अगर मैंने मेजर पार्ट अगर लोन से लिया होता
तो इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मुझे कंपलसरी अभी इंटरेस्ट तो पे करना होगा, राइट? सो दैट विल बी एडिंग टू माय रिस्क, एंड जो अब मैं जो रिस्क ले रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंस रिस्क. कैन यू अंडरस्टैंड दिस रिस्क? अगर मुझे अभी प्रॉफिट हो या ना हो, कंपलसरी मुझे इंटरेस्ट तो पे करना होगा. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट. सपोज मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट है 1 लाख, एंड इस मंथ में मैंने टोटल रेवेन्यू माइनस ऑल द कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करके से फॉर एग्जांपल 70,000 कमाए. तब मुझे 30,000 मेरे पॉकेट में से पे करना होगा टू पे इंटरेस्ट, दैट इज 30,000 का लॉस इनकर होगा, राइट? मींस there is a risk because of this finance cost which is fixed, and that risk is called as finance risk. Have you understood so far? तो हम जो लेवरेज के बारे में बात कर रहे हैं, द लेवरेज which measures the operating risk, that is called as operating leverage, and the leverage which measures finance risk, मतलब फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होने की वजह से जो रिस्क हो रहा है उसको जो मेजर करेगा दैट इज फाइनेंशियल लेवरेज. And combined effect of both operating and finance leverage is called as combined leverage. क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा ऑपरेटिंग रिस्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस रिस्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस. तो जब मैं मुझे टोटल बिजनेस का रिस्क इवेल्युएट करना है, that time I will be calculating combined risk, which will be a combined effect of operating leverage and financial leverage. It is also calculated simply operating leverage into financial leverage. So far have you understood just a simple meaning of this? कि बेसिकली लेवरेज मतलब हम रिस्क मेजर कर रहे हैं, राइट? लिटरल मीनिंग ऑफ लेवरेज इज वी आर टेकिंग रिस्क टू गेन समथिंग. अब गेन कैसे होगा इस रिस्क लेने से, वो हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे. बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हैव यू अंडरस्टूड कि किसी भी बिजनेस में एक रिस्क होता है, दैट रिस्क इज बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट. तो फिक्स्ड कॉस्ट वी कैन क्लासिफाई इनटू टू पार्ट्स, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड फाइनेंस फिक्स्ड कॉस्ट. एग्जांपल, हम जब मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को, तो ऑपरेट कर रहे डे टू डे ऑपरेटिंग, उसमें जो हम फिक्स्ड कॉस्ट यूज कर रहे हैं दैट इज ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट. एंड बिकॉज ऑफ दैट वट एवर रिस्क इज जनरेटेड दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग रिस्क, और उसको बिजनेस रिस्क भी कहा जाता है. एंड दैट रिस्क इज मेजर्ड बाय ऑपरेटिंग लेवरेज, राइट? सिमिलरली आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर लोन फंड्स ज्यादा हो, then we are incurring finance fixed cost, right? Because of that what risk is generated that is called as finance risk, and that is measured by financial leverage, right? Have you understood basic of this? Do you want this to write down? You can write down. फर्स्ट 2 पॉइंट्स आपने लिखा है ना, मैं राइट साइड में स्क्रॉल करूं? जो भी रिस्क होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ही होता है.
Written? So this was the first point. Now, before proceeding with the concept of operating leverage, first what we'll do, we'll discuss all the three concepts as such. Okay, what do you mean by operating leverage? उसका impact क्या है? Calculation कैसे करना है? All those things we'll discuss. Then we'll discuss financial leverage, and then we'll discuss combined leverage, and then only we'll start with the problems. Okay. Now, before proceeding with the concept of leverage, how will be the format for calculation? जो income statement हम draw करेंगे, how it will be? आपने कॉस्टिंग में स्टडी किया रहेगा एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट आपको याद रहेगा, कॉस्ट शीट। हम क्या करते हैं, पर यूनिट नॉर्मली कॉस्ट लेते हैं, एंड वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है दैट आल्सो वी एब्सॉर्ब पर यूनिट, राइट। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द बजटेड प्रोडक्शन, एंड पर यूनिट निकाल के हम कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली वहां पे ऑब्जेक्टिव होता है डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस, राइट। वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट इज कंसिडर्ड टू बी प्रोडक्ट कॉस्ट, बराबर। that is objective of that absorption costing is to just determine the selling price. marginal costing में आप fixed cost per unit लेते हो या total लेते हो? total लेते हो, because their fixed cost is considered to be a period cost. वहां पे पर्पस होता है फॉर एनालिसिस पर्पस, डिसीजन मेकिंग पर्पस, राइट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो आपका फॉर्मेट था, सेम फॉर्मेट हमें लेवरेज में यूज करना है, राइट। अगर आपको याद हो तो कैन यू टेल मी, सेल्स minus what? Variable cost. You will be getting contribution. Why it is called as contribution? Because that contributes towards recovery of your fixed cost, right? उसमें से less fixed cost, तो आपको क्या मिलेगा? Now the profit what you have calculated, that is from the point of view of costing. Now some terms you have to see from finance. Okay, so the profit what you will be getting, that is called as operating profit. Okay, which is called as EBIT. EBIT means earnings before interest and tax. Interest is a finance cost. मतलब आप जब बिजनेस रन कर रहे हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? बिफोर कंसिडरिंग एनी फाइनेंस obligation. Okay, so from this what will be deducting is interest, which is finance cost, बराबर। so interest लेस करने के बाद आपको जो मिलेगा that is earnings before tax. from that you will be deducting tax at the rate whatever it is, and then you will be getting earnings after tax, बराबर। now this is the ultimate earnings which is available to equity shareholders. सपोज आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर्स हो, तो प्रेफरेंस शेयर्स कहां से लेस करोगे आप? यहां से लेस करोगे ना। बिफोर टैक्स लेस करोगे, आफ्टर टैक्स लेस करोगे? आफ्टर टैक्स, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर. And then what you'll be getting is earnings available to equity shareholders. This is the ultimate earnings for the main owners of the company, we can say, right? अगर हम इसको डिवाइड करें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो क्या मिलेगा? टोटल अर्निंग है इक्विटी शेयर होल्डर्स से, फॉर एग्जांपल टोटल अर्निंग से 10 लाख रुपए, दिस इज अल्टीमेटली अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से 1 लाख, ठीक है। तो अगर मैं डिवाइड करूं टोटल अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो मुझे ये जो 10 रुपीज मिलेगा, ये क्या होगा? अर्निंग्स पर शेयर, जिसे हम ईपीएस कहते हैं। ओके, सो दिस इज द अल्टीमेट कैलकुलेशन व्हाट वी हैव टू डू. ओके, so this format up you have to remember, right? Now we'll switch on to the concept of leverage. We'll be starting with first operating leverage. ठीक है, तो आपके नोट्स में फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो मीनिंग ऑफ लेवरेज आप रीड कर लेना, बाद में हम रीड करेंगे. कम टू सेकेंड पेज, वहां पे चार्ट दिया हुआ है, सेम हमने लिखा है यहां पे, राइट? दिस चार्ट, ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइन इफेक्ट का जो रिलेशन है आपको बाद में समझ में आएगा. ओके, चलिए, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. फर्स्ट विल रीड एंड देन विल डिस्कस विथ एग्जांपल. Definition: the operating leverage is defined as the firm's ability to use the fixed operating cost to magnify effect of changes in sales
ऑन इट्स ईबीआईटी। कुछ समझ में आया? ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब क्या? फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट, टू मैग्निफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन इट्स ईबीआईटी। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, नाउ व्हाट इज बीन गिवन, फिक्स्ड कॉस्ट यूज करनी एक एबिलिटी होती है फर्म की, राइट। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट यूज कर रहे हैं तो क्या होता है, जब सेल्स में चेंज होगा, से फॉर एग्जांपल सेल्स में 10% से चेंज हो रहा है, तो इन दैट केस आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 10% से ज्यादा चेंज होगा। ओके, दैट एबिलिटी ऑफ द फर्म इज कॉल्ड एज लेवरेज, राइट। विल ट्राई टू रिलेट द रिस्क एंड दिस पार्ट विथ एग्जांपल, राइट। चलिए, say first case, no fixed cost. Now try to just understand this example. इनिशियली मुझे कोई रिस्क नहीं लेना बिजनेस में, इसलिए मेरा 0 रुपीज फिक्स्ड कॉस्ट है। ओके, से फॉर एग्जांपल अगर मेरा क्लास हो तो इन दैट केस फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या हो सकते हैं क्लास में? एक तो रेंट हो सकता है, तो इन दैट केस मैंने जो ओनर है उनसे कहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे रेंट लो, ठीक है, यानी कि एक स्टूडेंट की जो फीस आएगी उसका 20% हम रेंट में देंगे, राइट। सैलरी मैंने कोई एम्प्लॉय अपॉइंट ही नहीं किया, देयरफॉर देयर इज नो सैलरी, ठीक है। नोट्स की जो कॉस्ट है दैट इज आल्सो पर स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स होंगे उतने ही नोट्स की कॉस्ट होंगे। मींस करंटली आई एम ऑपरेटिंग एट 0 फिक्स्ड कॉस्ट, 100% वेरिएबल कॉस्ट, जो भी मेरा कॉस्ट होगा वो वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का ले लो एग्जांपल, मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग के केस में ऐसे नहीं होता कि फिक्स कॉस्ट नहीं होगा, बट सिंपल बिजनेस स्ट्रक्चर है, कोई भी मशीन मैंने खरीदी नहीं है, जो भी मुझे प्रोसेस है मैं बाहर से करवा रहा हूं, ठीक है। सो देयरफॉर करंटली आई एम अज्यूमिंग देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट एज सच। तो इससे क्या होगा समझते हैं। से फर्स्ट केस मेरा सेल्स था, से फॉर एग्जांपल 10,000, जो भी मेरा रेवेन्यू था 10,000, एंड मेरा जो टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर है 60% मान के चलते। सो करंटली देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट, मींस टोटल 60% विल बी माय वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पे 6,000 मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है। सो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज कंट्रीब्यूशन 4,000 लेस fixed cost 0, right? Therefore my EBIT, that is operating profit, is 4,000। बराबर, अपने ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या पढ़ा है? एबिलिटी ऑफ फर्म टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मेजरिंग चेंज इन सेल्स ऑन ईबीआईटी। मतलब हमें रिलेशन कौन सा देखना है? सेल्स ऑन ईबीआईटी ओनली। तो आगे फाइनेंस कॉस्ट एक्सेट्रा कंसीडर करने की जरूरत नहीं फिलहाल तो, राइट। करंटली आई एम कंसिडरिंग ओनली बिजनेस एज सच विदाउट कंसिडरिंग एनी फाइनेंस ऑब्लिगेशन। ओके, सपोज यहां से मेरा सेल्स 10% से ग्रो करता है, तो मेरा रेवेन्यू कितना होगा? 10% से अगर मेरा सेल्स, से फॉर एग्जांपल एक नया स्टूडेंट है, उसकी फीस थी 10% ऑफ टोटल, मतलब अब रेवेन्यू कितना होगा? 11,000, राइट। वेरिएबल कॉस्ट क्या सेम रहेगा या वो भी 10% से ग्रो होगा? दैट आल्सो विल बी ग्रोइंग बाय 10%, 6,600। तो यहां पे 4,400, फिक्स कॉस्ट तो जीरो ही रहेगी, तो मेरा टोटल ईबीआईटी 4,400 होगा, राइट। यहां पे इफ आई कैलकुलेट चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना था? 10%. So when my sales is changing by 10%, how much is my percentage change in EBIT? 10%. You can check, 400 से मेरा EBIT इंक्रीज हुआ है, 400 डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग EBIT कितना था? 4,000। You already know the calculation of percentage. 4,400 minus 4,000 divided by 4,000 into 100. So when my sales was changing by 10%, my operating profit is also changing by 10%. इसका मतलब यहां पे जब मैं रिस्क नहीं ले रहा, आई एम नॉट एबल टू मैग्नीफाई द रिटर्न्स। जब सेल्स चेंज हो रहा है 10%, आई एम नॉट एबल टू जनरेट हायर रिटर्न्स फॉर माय ओनर्स। जितना परसेंटेज सेल्स ग्रो हो रहा है उतना परसेंटेज ही मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। बट सपोज सेकेंड सिनारियो, दिस वाज द फर्स्ट सिनारियो, नो फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, आई विल कीप सेम फिगर्स बट नाउ आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग फिक्स्ड कॉस्ट। सेकेंड सिनारियो, आई एम यूजिंग नाउ फिक्स्ड कॉस्ट। सपोज मैंने क्लास रेंट पे लिया हो या नोट्स के लिए जेरोक्स मशीन मैंने परचेस करके रखा है, so now I'm slightly using fixed cost. Okay, now what will happen? Let's see.
फर्स्ट केस मेरा सेल्स अर्लियर कितना था 10,000, अब मैं मान के चल रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट 20% होगी। क्यों 20%? क्योंकि पहले जो मेरा जो रेंट था वो भी वेरिएबल कॉस्ट था, ना आई एम यूजिंग फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब अब वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। पहले मेरा जेरोक्स का एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा था एज अ वेरिएबल कॉस्ट, अब मैंने जेरोक्स मशीन खरीद लिए, तो नाउ देयर विल बी मोर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। टू सम एक्सटेंट देयर विल बी ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, जब बैच होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, देयरफॉर आई एम अज्यूमिंग 20% इज माय वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 2000, सो कंट्रीब्यूशन 8000, तो 80,000 हो गया, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। जो अर्लियर मेरा कॉस्टिंग था 6,000 टोटल कॉस्ट था यहाँ पे, राइट, 60% सेम कॉस्ट में रखूंगा। नाउ रिमेनिंग पार्ट विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट, तो मान के चल रहा हूं फिक्स्ड कॉस्ट अभी 4,000 है। सो माय EBIT, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इज हाउ मच 4,000। तो सेम इज द सिनेरियो एज अर्लियर। Now from this level, if my sales increases by 10%, what will happen? We'll check. Okay. तो second scenario, अगर मेरा सेल्स 10% से ग्रो कर जाए तो 11,000 मेरा रेवेन्यू होगा, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा अभी 2,200, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा 8,800। नाउ विल फिक्स्ड कॉस्ट ग्रो एज कंपेयर टू सेल्स? दैट विल रिमेन कांस्टेंट, तो यहां पे 4,000 ही कांस्टेंट रहेगा, तो मेरा EBIT कितना होगा 4,800। Now if you check what is the percentage change in sales, 10%। सेल्स में कितना चेंज हुआ है 10%, बट परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना हुआ अभी 20%। यू कैन कैलकुलेट 800 अभी इंक्रीज हुआ है, 800 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 100। नाउ यू कैन सी कि जब सेल्स मेरा 10% से राइज हो रहा है तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% से राइज हो रहा है। मींस कैन आई से कि बिकॉज ऑफ दिस फिक्स्ड कॉस्ट आई एम एबल टू जनरेट मोर रिटर्न फॉर ओनर्स। नाउ यू कैन रिलेट दैट स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग लेवरेज मींस एबिलिटी ऑफ फर्म टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट, यहां पे हमने फिक्स्ड कॉस्ट यूज किया to magnify the returns or magnify the what we can say the impact of change in sales। यहां पे sales change हो रहा है 10% on operating profit, operating profit यहां पे 20% से राइज हो रहा है। आर यू गेटिंग? जब स्लाइटली मेरा सेल्स इंक्रीज होगा तो नो डाउट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, बट फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, जो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन है वो डायरेक्टली मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होगा, and because of this I will be able to generate higher rate operating profit। this ability to use a risk, now can I say जब मैं fixed cost use कर रहा हूं तो risk में ले रहा हूं, right? so we can say when the firm is using more of risk they are able to generate higher returns, right? this concept is called as operating leverage। and when it is asked to measure the operating leverage, what do you mean by how to calculate that? here जब मेरा sales change हो रहा था 10% से तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना चेंज हो रहा था 20% से। इट मींस माय ऑपरेटिंग लेवरेज इज 2, दैट इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। एंड ये जो मैंने नंबर लिखा है ऑपरेटिंग लेवरेज इज 2, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर सेल्स 1% से चेंज हो तो ऑपरेटिंग EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2% से चेंज होगा। दिस सिग्निफिकेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बहुत बार आपको कंसेप्ट ऑफ लेवरेज के ऊपर प्रॉब्लम्स पूछा जाएगा, लेटर ऑन विल सी, राइट? बट रिमेंबर दिस सिग्निफिकेंस कि ऑपरेटिंग लेवरेज अगर 3 हो तो इसका इंप्लीकेशन क्या है? फ्रॉम दैट लेवल इफ योर सेल्स इज चेंजिंग बाय 1% तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल चेंज बाय 3%। आर यू गेटिंग? अगर मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 हो तो अगर सेल्स 1% से चेंज हो रहा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.5% से चेंज होगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? एंड व्हाई वी आर सेइंग रिस्क? बिकॉज अगर वो रिवर्स साइड में जाएगा, यहां से सेल्स हमने इंक्रीज कंसीडर किया था, अगर सेल्स मेरा डिक्रीज हो 10% से, सेल्स अगर मेरा कम हो 10% से तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब 20% से नीचे जाएगा। Therefore we are saying risk। Are you getting? You can cross check if you want। यहां पे अगर मेरा सेल्स 10% से नीचे जा रहा है तो सेल्स कितना होगा 9,000, वेरिएबल कॉस्ट 10% से नीचे जाएगा
हाउ मच इट विल बी 1800। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा अभी 7200। फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा 4000, तो मेरा ईबीआईटी आएगा 3200। इसका मतलब मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने अमाउंट से नीचे गया 800 से नीचे गया 4000 से। सो 800 डिवाइडेड बाय 4000 20% से डिक्रीज हो रहा है, therefore we are saying it is risk, right? मींस अगर इंक्रीज हो तो हायर रेट से इंक्रीज होगा, लेकिन अगर सेल्स डिक्रीज हो तो हायर रेट से गिरेगा भी। therefore you have to use the concept of leverage with proper what we can say analysis of business। जब भी आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस ग्रो होगा, that time it is advisable to use more of fixed cost। are you getting? क्योंकि अगर बिजनेस कम हो तो आपका जो रेवेन्यू है या सॉरी आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा रेट से गिरेगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? राइट। नाउ ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। नाउ दिस फॉर्मूला यू कैन यूज ओनली व्हेन देयर इज टू सेट ऑफ डेटा, क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालने के लिए तो दूसरा सेट लगेगा आपको, राइट? सपोज आपको इतना ही दिया है, say first data is only given, second data is not given, in that case also you should be able to calculate कि existing level पे आपका risk कितना है या operating leverage कितना है। so operating leverage can be calculated by another formula, simply it is contribution upon EBIT। ठीक है, तो यहां पे contribution कितना था अपना 8000 एंड EBIT कितना था 4000, तो 8000 डिवाइडेड बाय 4000 कितना आएगा 2, तो सेम आया अपना। Have you understood the concept of leverage? So basically it is a measure of risk। Why I'm saying risk? क्योंकि हम fixed cost use कर रहे हैं, and also we are saying कि जब आप fixed cost use कर रहे हैं तो slight change in revenue will result in higher change in your operating profit, right? Obviously commonly accepted statement है कि जब risk ज्यादा होगा return भी ज्यादा होगा, but when we are saying risk मतलब अगर आपका revenue कम हो तो loss भी ज्यादा होगा। Have you all understood? तो एग्जाम्पल आपको लिखना है, तो मैंने तो रब किया कुछ तो, एक सेकेंड। हाँ, तो ये पूरा है लिखना है क्या आपको? फर्स्ट केस नो फिक्स कॉस्ट, सेकंड केस फिक्स कॉस्ट। डू यू वांट टू राइट डाउन? ओके, राइट डाउन। बेसिकली ऑल दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। वंस यू अंडरस्टूड कंसेप्ट, आगे जाके आपको क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछा जाएगा कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इतना ही होगा, सो दैट विल बी सिंपली कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, ये तो सिर्फ कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग था। फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करता तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, बट कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, इसलिए हमने एग्जांपल लिखा। एंड बेटर इट इज टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट प्रैक्टिकली आल्सो, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, आगे जाके मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड मोर बेटर। पहले तो ये पार्ट लिख लो आप। फर्स्ट केस नो फिक्स्ड कॉस्ट।
रिटर्न। तो यहां पे आप फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला लिख लो। ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आप लिखते टाइम अच्छे से लिखो। ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। लिखा? तो यहां पे नीचे आप दिखा सकते हो। ओके, आई विल शो हियर ओनली। That is operating leverage is equal to 20 divided by 10, that is equal to 2। ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज है इसको ऐसे DOL भी कहा जाता है, दैट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। कभी कभार एग्जाम में इस तरह से पूछा जाए कैलकुलेट DOL, दैट इज नॉट डॉल, इट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला भी लिख लो यहां पे। ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट केस जो हमने कंसिडर किया था, सेल्स 10,000 एक्सेट्रा, एट दैट लेवल वी आर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग लेवरेज। जो 10% ग्रोथ हो रहा है वहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज दूसरा आएगा। आई विल शो विद एग्जांपल लेटर ऑन, फिलहाल तो इसको कंप्लीट कर लेते। 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000, दैट इज 2। एंड ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज 2 लिखा है इसका सिग्निफिकेंस भी लिख लो। इफ सेल्स changes by 1%, then EBIT changes by 2%। तो सेल्स ग्रो भी हो सकता है, डिक्लाइन भी हो सकता है। सेल्स अगर 1% से इंक्रीज हुआ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2% से इंक्रीज होगा, बट सेल्स अगर 1% से डिक्रीज हुआ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2% से डिक्रीज होगा। ठीक है, लिखा ना आपने? नाउ विल कंटिन्यू विद रीडिंग। चलिए, कमिंग बैक टू नोट्स, we are reading meaning and significance of operating leverage. Now again we'll read first point. Now you'll be able to relate that statement. Operating leverage is defined as firm's ability to use fixed operating cost, यानी कि सेकेंड केस में हमने जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 4,000 का यूज किया था, टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन इट्स EBIT। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से जो आपका सेल्स 10% से राइज हो रहा है, नाउ operating profit will be rising by 20%, means you are magnifying, you are able to increase the impact on EBIT, right? Point number B, it is relationship between sales and EBIT as and indicated by business risk। तो यहां पे हमने जो लिखा है ऑपरेटिंग लेवरेज 2%, सिग्निफिकेंस क्या था? अगर सेल्स 1% से चेंज हो रहा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज EBIT इज चेंजिंग बाय 2%। इसलिए ऊपर यहां पे चार्ट में हमने यहां तक ऑपरेटिंग लेवरेज लिखा था। ठीक है, यानी कि सेल्स का चेंज का इंपैक्ट हम जब EBIT पे मेजर कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ऑपरेटिंग लेवरेज। दिस रिलेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आपको जो दूसरा सेट ऑफ डेटा है वो डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, इट विल बी ऑन द बेस्ड ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। सो यू शुड बी एबल टू एनालाइज कि ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है अगर 2, इसका मतलब एग्जिस्टिंग लेवल से सेल्स 1% से ग्रो हो रहा है तो इसका इंपैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे होगा एंड इट विल बी ग्रोइंग बाय 2%। ओके, सो ऑपरेटिंग लेवरेज मींस इट इज अ व्हाट वी कैन से अ मेजर फॉर बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क भी कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट, दिस ऑलरेडी वी हैव रिटन, अ चेंज इन सेल्स विल लीड टू चेंज इन प्रॉफिट, दैट इज EBIT। The effect of change in sales on EBIT is measured by
operating leverage. Since fixed cost will remain same irrespective of level of output, percentage in increase in EBIT will be higher than in increase in sales. तो ये हमने already देखा है example के साथ. Next point, formula that already we have written, percentage change in EBIT upon percentage change in sales or contribution upon EBIT. आपको कौन सा यूज करना है? ये सेकेंड फॉर्मूला. क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसके लिए दो सेट ऑफ डेटा लगेंगे. परसेंटेज चेंज आप कब कैलकुलेट कर पाओगे? व्हेन देयर आर टू सेट्स ऑफ डेटा. मोस्टली एग्जाम में एक सेट ऑफ डेटा ही रहेगा. देयरफॉर यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, राइट? तो सिग्निफिकेंस ऑलरेडी वी हैव रिटन, एक बार रीड कर लेंगे. इफेक्ट ऑफ EBIT, degree of operating leverage, measures the impact of change in sales on operating income. Suppose degree of operating leverage is 1.67 times. It implies that 1% change in sales will lead to 1.67% change in EBIT. Hence, if sales increases by 20%, EBIT increases by 20 into 1.67%, that is 33%. Also, if sales decrease by 40%, तो EBIT 40 into 1.67% से decrease होगा, right? Impact of fixed cost, degree of operating leverage depends on fixed cost. Obviously, जितना ज्यादा fixed cost होगा, can we say जितना उतना ज्यादा risk होगा, that much will be the operating leverage. So as and how fixed cost will be increasing, the risk is increasing, and because of that, operating leverage also will increase. Okay. If fixed costs are higher, the degree of operating leverage is higher and vice versa. Effect of high degree of operating leverage. If degree of operating leverage is high, it implies that fixed costs are high. Hence, break even point. अब break even point मतलब क्या? No loss, no profit situation would be reached at higher level of sales. क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जब अगर ज्यादा हो तो क्या होगा? आपको ज्यादा यूनिट सेल करने होंगे टू रिकवर द अमाउंट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट. Is it right? Therefore, whenever the fixed cost is higher, the break-even point will be at higher level, right? Due to high break-even point, margin of safety and profit would be low. Margin of safety मतलब क्या? Margin of safety sales कहते हैं हम. Margin of safety sales mean that sales which is over and above break-even point. ठीक है? Suppose break-even point 5000 यूनिट्स पे, यानी कि 5000 यूनिट सेल करने तक आपको रिस्क है, क्योंकि 5000 यूनिट्स तक आपको लॉस होने वाला था. एट 5000 देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब 5000 यूनिट्स पे आपका ऑलरेडी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो चुका है, राइट? शुड आई शो विद एग्जांपल दैट पॉइंट और यू आर गेटिंग? मींस एट 5000 एग्जैक्टली आपका कंट्रीब्यूशन उतना रहेगा जितना आपका फिक्स्ड कॉस्ट होगा. सो इससे कंट्रीब्यूशन 1 लाख है, फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख, सो नो लॉस नो प्रॉफिट, जीरो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहेगा. अब 5001 यूनिट जब आप सेल करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑलरेडी रिकवर्ड है, तो 5000 के ऊपर जितने सेल्स होंगे उसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कहते हैं. वहां जो हायर लेवल पे सेल्स रहेगा वहां पे जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा दैट विल बी डायरेक्टली योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि एट 5000 ऑलरेडी योर फिक्स्ड कॉस्ट हैज बीन रिकवर्ड. आर यू गेटिंग? Hence, low degree of operating leverage is preferred, but that too आपको एक बैलेंस मेंटेन करना होगा, राइट? जब भी आप बिजनेस करोगे, whether high degree of operating leverage is preferred or low degree of operating leverage is preferred. At middle level we can say, क्योंकि अगर लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हो, इसका मतलब आप फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो, राइट? इसका मतलब जब आपका सेल्स ग्रो होगा, यू आर नॉट एबल टू मैग्नीफाई द रिटर्न्स, राइट? बट ऑब्वियसली सेल्स ग्रो होना चाहिए दैट टाइम, राइट? अगर आपको लग रहा है कि सेल्स ग्रो हो रहा है तो आप फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा यूज करना चाहिए, राइट? अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके सेल्स आपका कम होने वाला है, दैट टाइम यू शुड नॉट बी टेकिंग रिस्क. सिंपल लॉजिक है ना, जब सेल्स ग्रो हो रहा है तो रिस्क ले सकते हो आप, सेल्स कम हो रहा है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए. Isn't it right? तो यहां पे अगर आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सेल्स ग्रो होने वाला है, टू सम एक्सटेंट यू कैन टेक रिस्क, यानी कि टू सम एक्सटेंट द ऑपरेटिंग लेवरेज इज गुड. बट एक्सेसिव रिस्क ले रहे हो आप. फॉर एग्जांपल, अपनी क्लास की से कैपेसिटी है से 50 स्टूडेंट्स अज्यूमिंग, ठीक है, एंड मैंने इतना बड़ा प्रीमाइसेस लिया जहां पे 500 स्टूडेंट्स अकोमोडेट हो सकते, ठीक है, एंड वहां पे रेंट भी ज्यादा होगा इन दैट केस. So is it advisable to take so high amount of risk? Obviously not, right? Therefore, acceptable level तक risk लेना चाहिए.
beyond acceptable level risk should not be taken. So neither too high operating leverage is advisable nor too low operating leverage is advisable. एक middle level पे होना चाहिए. Okay. Next point. A high degree of operating leverage means that profits EBIT may be wiped off even for marginal reduction in sales. मतलब थोड़ा सा भी अगर सेल्स कम हो तो रिस्क ज्यादा होगा वहां पे, राइट? Hence, it is preferred to operate sufficiently above break-even point to avoid danger of fluctuation in sales, and profit, right? तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करोगे आप? एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे. How to calculate break-even point? Say my selling price per unit is 100. Variable cost per unit is say 60. Contribution is say 40. Fixed cost, say for example 4 lakhs है. एग्जाम्पल है. क्या आप मुझे ब्रेक इवन पॉइंट बता सकते हो? एट दैट पॉइंट देयर विल बी नो लॉस, नो प्रॉफिट. नाउ डोंट लुक एट द फॉर्मूला, जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल. कितने यूनिट्स मुझे सेल करने चाहिए सो दैट आई विल बी एबल टू रिकवर द फिक्स्ड कॉस्ट? नो लॉस, नो प्रॉफिट विल बी द सिनेरियो. 10,000 यूनिट्स. एग्जैक्टली. मतलब अगर मैं 10,000 यूनिट्स सेल कर रहा हूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 40 into 10,000, दैट इज 4 lakhs माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 4 lakhs. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0, राइट? मींस अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो जितना मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है उतना मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. मींस आई शुड बी एबल टू रिकवर फिक्स्ड कॉस्ट. तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट will be my formula for calculation of break even point, right? And ये formula यूज करके जब मैं break even point कैलकुलेट करूंगा it will be giving me answer in units. 10,000 units आपने कैलकुलेट किया, right? Now there is one more formula to calculate break even point and that will be in rupees, right? Have you ever heard of PV ratio, profit volume ratio? What is PV ratio? Contribution divided by sales. Where you have heard of costing. PV ratio क्यों लगता है हमें? What is the significance of PV ratio? बेसिकली आपको आगे जाके रेशियो एनालिसिस में एनालिसिस सीखना है. जब भी आप डिसीजन लोगे कि उस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप बहुत सारे रेशियो स्टडी करोगे. ओके, तो पीवी रेशियो इज आल्सो वन ऑफ द रेशियोज व्हिच शुड बी कंसीडर्ड बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी बिजनेस, राइट? तो पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, व्हाट डज इट हाइलाइट्स? बेसिकली अगर मैं सेल्स 100 रुपीस का कर रहा हूं तो उसके कंपैरिजन में मुझे कंट्रीब्यूशन कितना मिलने वाला है, राइट? से फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है ए, यहां पे पीवी रेशियो है 40% एंड दूसरा बिजनेस है बी, वहां पे पीवी रेशियो है 20%. इसका क्या मतलब है? आज अगर मैं दोनों केस में, दोनों बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट सेम है तो कौन सा बिजनेस मुझे सिलेक्ट करना चाहिए? ए, क्योंकि बिजनेस ए में मुझे कंट्रीब्यूशन जो है वो 40% मिल रहा है. इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60%, राइट? अज्यूमिंग कि रॉ मटेरियल मेरा वेरिएबल कॉस्ट है. तो यहां पे आप एनालिसिस अगर कर रहे हो तो समझ सकते हो कि कंपनी ए सिर्फ 60% वेरिएबल कॉस्ट यूज करके फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, राइट? एंड आई विल बी एबल टू जनरेट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 40%. देन फिक्स्ड कॉस्ट सेम हो तो मेरा 40% रेवेन्यू जनरेट होगा यहां पे, राइट? Whereas B 20% कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रही है, इसका मतलब 80% दे आर यूजिंग वेरिएबल कॉस्ट. इस अज्यूमिंग कि रॉ मटेरियल एक ही वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है? तो आप इमीडिएटली समझ पाओगे कि यहां पे मटेरियल वेस्टेज ज्यादा हो रहा है. Are you getting? They are not using their raw material more efficiently. These are all analysis point. Okay? तो बेसिकली जब आप पीवी रेशियो देखोगे you'll able to understand कि उनका वेरिएबल कॉस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है एंड हाउ मच दे आर जनरेटिंग द कंट्रीब्यूशन, राइट? तो यहां पे दूसरा जो फॉर्मूला था ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने का, दिस आई कैन टेक फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. न्यूमरेटर में तो हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा क्योंकि उतना ही अमाउंट मुझे रिकवर करना है, बराबर? Whatever is the fixed cost, that much I have to recover. Divided by PV ratio means that much contribution I should be generating. तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितना था अपना?
4 lakhs डिवाइडेड बाय, अब पीवी रेशियो कितना है यहाँ पे, अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 हो एंड सेलिंग प्राइस इज 100, मतलब पीवी रेशियो 40% रहेगा। सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 40%, तो ये कितना आएगा 10 lakhs। तो आपने यहाँ पे 10,000 कैलकुलेट किया था, अगर मैं 10,000 इंटू सेलिंग प्राइस कंसिडर करूं तो 10 lakhs विल बी माय ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, राइट। जो दो फॉर्मूला दिया हुआ है आपके नोट्स में अभी देख सकते हो आप, one is fixed cost upon contribution per unit, this will give you break even point in units, and दूसरा जो दिया हुआ है fixed cost upon PV ratio, this will give you break even point in rupees sales। तो वहां पे नोट्स में ही लिख सकते हो break even point in units and break even point in rupees। Have you all understood so far? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, each and every point you have to understand, घर जाके आज रीडिंग करना है इसका, ओके। There is a relationship between leverage and break even point, both are used for profit planning। Obviously leverage and break even point में रिलेशन होगा, क्योंकि leverage कब होगा, जब फिक्स्ड कॉस्ट होगा, एंड जब फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट हायर पे होगा, राइट। सो यहां पे आप देख सकते हो नीचे, फर्म विथ लेवरेज, फर्म विथ लेवरेज मतलब फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट, तो ब्रेक इवन पॉइंट विल बी एट हायर लेवल। सेकंड केस फर्म विथ नो लेवरेज, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, तो ब्रेक इवन पॉइंट विल बी लोअर, राइट। नो लेवरेज या लोअर लेवरेज भी हो सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट अगर कम हो तो ब्रेक इवन पॉइंट कम होगा। यहाँ पे अपने एग्जांपल में अगर, कहां गया, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट अगर 2 लाख होता तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होता यूनिट्स में, 5,000। सो यू कैन सी जब व्हेन 4 lakhs वाज द फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि लेवरेज ज्यादा है तो ब्रेक इवन पॉइंट भी हायर था। अब जब फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो ब्रेक इवन पॉइंट इज आल्सो एट लोअर लेवल, राइट। सिमिलरली फिक्स्ड कॉस्ट, हाई फिक्स्ड कॉस्ट हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, लो फिक्स्ड कॉस्ट लो ऑपरेटिंग लेवरेज, बिकॉज बेसिकली लेवरेज आ रहा है या वो रिस्क आ रहा है फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। सो जब भी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होगा तो आपका रिस्क ज्यादा होगा एंड लेवरेज ज्यादा होगा। जब फिक्स्ड कॉस्ट कम होगा रिस्क विल बी ऑन लोअर साइड एंड लेवरेज विल बी ऑन लोअर साइड। ये ध्यान से सुनो, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आपको कैलकुलेशन के साथ एनालिसिस भी लिखने के लिए कहा जाता है, okay, means there will be two sets of data and then you have to comment on that data। so in that case you have to write in the given set or after the change the fixed cost is increasing, with the increase in fixed cost the business risk is increasing and therefore operating leverage is rising, ठीक है। now important points, degree of operating leverage is undefined at break even point, each and every point we'll see with example। तो सेम एग्जांपल कंटिन्यू करके चलते हैं कि सेल्स मेरा था 100, वेरिएबल कॉस्ट था 60, कंट्रीब्यूशन 40, फिक्स्ड कॉस्ट 4 लाख। तो बेस्ड ऑन दिस हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था 10,000। तो अगर मेरा सेल्स वॉल्यूम 10,000 यूनिट्स हो तो सेल्स रहेगा 10 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट रहेगा 6 lakhs, कंट्रीब्यूशन 4 lakh, लेस फिक्स्ड कॉस्ट 4 lakh, ईबीआईटी कितना होगा देन 0। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। यहां पे क्या होगा देन 4 lakhs डिवाइडेड बाय 0, एनी नंबर इफ डिवाइडेड बाय 0 इट इज अनडिफाइंड ओनली, राइट। देयरफॉर इट वाज सेड कि एट ब्रेक इवन पॉइंट आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते ऑपरेटिंग लेवरेज, देयरफॉर इट इज अनडिफाइंड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज नेगेटिव बिलो ब्रेक इवन पॉइंट। अब नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि लॉस हो रहा है यहां पे, विल सी विथ एग्जांपल। अगर 8,000 यूनिट्स हो तो सेल्स 8 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा अभी 60%, यानी कि डायरेक्टली हम यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं 3.2 लाख होगा ना ये, राइट।
यहाँ पे 4.8 ना, तो फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, इट वोंट बी चेंजिंग। तो ईबीआईटी अब कितना आया 80,000 माइनस, राइट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग लेवरेज? contribution upon EBIT. So 3.2 lakhs divided by 80,000 minus, so minus कितना 4. सो यू कैन सी जब भी आपका ब्रेक इवन के नीचे होगा तो लॉस की वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज माइनस में आएगा। ओके, नेक्स्ट, ऑपरेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज पॉजिटिव बिफोर अबव ब्रेक इवन पॉइंट। ऑब्वियसली 10,000 के ऊपर जो भी होगा तो प्रॉफिट होगा ईबीआईटी पॉजिटिव, देयरफॉर द ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी पॉजिटिव। ओके, तो ये लिखने की जरूरत नहीं ना एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज डिक्रीजेस एज सेल्स इंक्रीजेस। क्या आप बता सकते हो क्यों? आपको इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मल्टीपल सेल्स लेवल दिए थे ना, आपको कमेंट करना था। एंड देयर यू कैन से ऑपरेटिंग लेवरेज, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा तो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? यहां पे 10,000 मेरा सेल्स यूनिट था एग्जिस्टिंग, सपोज 12,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स एंड सो ऑन। जैसे जैसे मेरा सेल्स बढ़ेगा ऑपरेटिंग लेवरेज इंक्रीज होगा या कम होगा? ऑपरेटिंग लेवरेज कम होगा, इट विल रिड्यूस, राइट, क्योंकि जैसे जैसे मेरा सेल्स बढ़ रहा है, कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, अब फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के लिए ऑलरेडी 10,000 यूनिट्स पे रिकवर हो चुका है, मींस मेरा बिजनेस रिस्क कम होते जा रहा है अभी, एंड एज रिस्क इज रिड्यूसिंग माय ऑपरेटिंग लेवरेज विल रिड्यूस। आइए देखते एक बार आप मुझे फिगर्स बताओ यहाँ पे। दिस विल बी 12 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा अभी 7,20,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 4.8 lakhs, 4 lakhs will be my fixed cost, therefore 80,000 will be EBT। यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज होगा, सॉरी 4 नहीं होगा ना, 80,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 कितना आएगा 6 आएगा, कितना 6 आएगा ना, कंट्रीब्यूशन आप बराबर है ना 6, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 80,000 6। Now at 15,000 sorry 15 lakh will be my sales. What will be my variable cost? 9 lakhs. So contribution will be 6 lakhs. EBIT will be 2 lakhs. तो अब ऑपरेटिंग लेवरेज कितना होगा 6 lakhs divided by 2 lakhs, यहाँ पे 20 lakhs, this will be 12 lakh, 8 lakhs, 4 lakhs and EBIT will be 4 lakhs। अब ऑपरेटिंग लेवरेज कितना होगा 2। सो कैन यू सी जैसे जैसे सेल्स बढ़ रहा है तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के लिए जितना सेल्स था वो तो ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी योर फिक्स्ड कॉस्ट इज बीइंग रिकवर्ड, मींस अब बिजनेस में रिस्क कम हो रहा है, एज एंड हाउ सेल्स इज इंक्रीजिंग, एज बिजनेस रिस्क इज रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग लेवरेज इज लोअर। एंड जहां पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट है उसके नियर में, उसके जो नियर टू दिस 10,000 मींस से फॉर एग्जांपल 10,100, ऑपरेटिंग लेवरेज वेरी हाई होगा। क्यों? क्योंकि 10,100 मतलब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना है सिर्फ 100, राइट, 100 यूनिट्स इज एडिंग टू कंट्रीब्यूशन, अगर वहां से थोड़ा सा भी सेल्स कम हो जाए 100 के ऊपर तो डायरेक्टली विल बी गोइंग इनटू लॉस, राइट। इसलिए ऑपरेटिंग लेवरेज अ स्लाइट सेल्स ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट इज वेरी हाई। चेक करके देख लीजिएगा यहाँ पे सेल्स कितना होगा अभी 10,10,000, दिस विल बी 6,06,000 ना, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा कितना 4,04,000, फिक्स कॉस्ट तो 4 lakhs थी, यानी कि ईबीआईटी कितनी होगी 4,000। अब ऑपरेटिंग लेवरेज कितना होगा 4,04,000 डिवाइडेड बाय 4,000 101। कैन यू सी 101 is operating leverage, means whenever my sales is very near to break even point my risk is very high over there। क्यों रिस्क ज्यादा है? क्योंकि वहां से सेल्स अगर स्लाइटली कम हो जाए तो मैं डायरेक्टली लॉस में जा सकता हूं, इसलिए रिस्क ज्यादा होने की वजह से मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज वेरी हाई आ रहा है, राइट। एंड दिस नंबर्स व्हाट दे आर रिप्रेजेंटिंग 6, 3, 2। अगर मेरा सेल्स उस 1% से चेंज हो रहा है तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 632% से चेंज होगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल। हर एक लेवल पे अलग अलग सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज होगा, राइट। यानी कि फ्रॉम दिस लेवल अगर मेरा सेल्स 1% से चेंज हो
तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने परसेंट से चेंज होगा? 6%। फ्रॉम दिस लेवल अगर मेरा सेल्स 1% से चेंज हो तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने परसेंट से चेंज होगा? 2%। यू कैन जस्ट क्रॉस चेक कि वेदर जो हमने इतना सब कुछ कंसिडर किया है, डिस्कस किया है, वेदर इट इज करेक्ट कि यहां से सेल्स हम अगर 10% से इंक्रीज कर ले तो इमीडिएटली यू कैन टेल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने परसेंटेज से इंक्रीज होना चाहिए? अभी ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है, सेल्स अगर मेरा 10% से दिस लेवल से 20,000 के लेवल से इंक्रीज हो रहा है तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने परसेंटेज से इंक्रीज होना चाहिए? 20%, राइट? सो इमीडिएटली यू कैन कैलकुलेट किए बिना ही डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। 4,80,000 20% से राइज, क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। 20,000 इंटू 20% राइज कितना होगा? वो सॉरी 10% राइज 22,000, यानी कि मेरा सेल्स होगा 22 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा अभी? 12 lakhs प्लस 20%, 14 lakh 40,000, बराबर ना? तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा अभी? 7,60,000। कुछ तो गलत हुआ क्या यहाँ पे? क्या हुआ? हाँ 60% है, 13,20,000, राइट राइट। हाँ 8,80,000, तो 4,80,000 आ रहा है विच इज 20% राइज। सो वट एवर वी आर सेड दैट वाज, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? चलिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मतलब क्या? सेल्स ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहां पे आप देख सकते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मतलब इट इज सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाय सेल्स होना चाहिए था। वो नीचे गया है क्या? नेक्स्ट पेज पे गया है, तो वहां पे अच्छे से लिख लो, यहां पे लिख लो डिवाइडेड बाय सेल्स। बेसिकली हम परसेंटेज पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सो हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इंडिकेट लोअर बिजनेस रिस्क। जैसे जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स बढ़ेगा आपका रिस्क कम होगा, राइट? एंड हायर प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड सो फार? दिस वाज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग लेवरेज। नाउ शैल वी स्टार्ट विथ फाइनेंशियल लेवरेज? ठीक है, चलिए। अब फाइनेंशियल लेवरेज भी अगर हम रीड करें तो सेम कंसेप्ट है अभी यहां पे। जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज में ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट यूज करने की वजह से सेल्स का इंपैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे हो रहा था, एग्जैक्टली सिमिलर विल बी द फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज में अब फाइनेंस फिक्स्ड कॉस्ट होगा एंड ईबीआईटी का चेंज का इंपैक्ट हम ईपीएस पे मेजर करेंगे अभी। ठीक है, जो पहले चार्ट यहां पे दिख रहा था आपको, यहां पे ईबीआईटी का इंपैक्ट ईपीएस पे क्या होगा वो हम मेजर करेंगे फाइनेंशियल लेवरेज की वजह से। ठीक है, तो अगेन विल सी सेम विद दैट एग्जांपल, ओनली सिमिलर एग्जांपल, बट फर्स्ट विल रीड फर्स्ट पॉइंट। Financial leverage is defined as ability of firm to use fixed financial cost, that is interest, to magnify effect of changes in EBIT or operating profit on firm's EPS। तो जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज में हम रिलेशन क्या देख रहे थे? सेल्स टू EBIT। अब फाइनेंशियल लेवरेज में रिलेशन क्या देखेंगे? EBIT टू EPS, राइट? तो अगेन सिमिलर एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी नाउ यू विल बी एबल टू रिलेट द कंसेप्ट, बट स्टिल सपोज टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड इज 10 lakhs। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 100% इक्विटी शेयर्स। ठीक है, एंड मेरे पास कैपिटल स्ट्रक्चर का दूसरा ऑप्शन है 50% इक्विटी शेयर्स एंड 50% 10% डिबेंचर्स, यानी कि 5 लाख हम डिबेंचर से प्रोक्योर कर सकते। सेकेंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्शन, राइट? सो अगेन विल सी विद बोथ द केसेस कि अगर 100% इक्विटी शेयर से हो, यानी कि फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था नो फिक्स्ड कॉस्ट, यहां पे 100% इक्विटी शेयर्स मतलब नो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? whenever there is 100% equity shares, this kind of firm is called as unlevered firm। ओके, अनलीवर्ड फर्म मतलब क्या?
there is no financial risk, there is no financial leverage as such. Okay, and जब whenever there is a debt content into your capital structure, उसको हम levered firm कहते हैं. अरे इसका एक और नाम है ungeared firm, and it is geared firm. ओके, कभी कभार आपको सपोज प्रॉब्लम में दिया रहेगा कि पर्टिकुलर कंपनी इज अनलीवर्ड फर्म, इट मींस देयर इज नो डेट कंटेंट इनटू कैपिटल स्ट्रक्चर, 100% इक्विटी शेयर से हम अपने प्रोक्योर किया फंड्स. ओके, तो यहां पे से आपका ईबीआईटी था, व्हाट नंबर फिगर वी कैन टेक, यहां पे 10 लाख 100 रुपीज फेस वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा 10,000. तो सपोज ईबीआईटी था 2 लाख रुपए, लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नील बराबर ईबीटी 2 लाख. टाइम बिंग में अज्यूम कर रहा हूं कि टैक्स नहीं है. ओके, इन एनी वे टैक्स अगर होता तो भी ऑल प्रॉफिट पे सेम रेट से अप्लाई होता. सो टाइमिंग अज्यूमिंग दैट टैक्स इज नॉट देयर, सो दिस विल बी द अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 10,000, 10 लैक्स हमने कंसिडर किया यहां पे, फेस वैल्यू मैंने अज्यूम किया 100 रुपीज, तो 10,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो ईपीएस कितना होगा, EPS is the ultimate earnings available to single shareholder, right, or the single share we can say. तो 2 lakh divided by 10,000 कितना आएगा, 20. अगर मेरा प्रॉफिट यहां से 10% से ग्रो हो तो कितना होगा, 2,20,000. इंटरेस्ट कुछ नहीं है, सो ईबीटी विल बी ऑल्सो 2,20,000. टैक्स कुछ नहीं है, सो नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, 22. So here you can see कि percentage change in EBIT कितना था, 10%. उसकी वजह से percentage change in EPS कितना है, सेम 10%. 20 से 22 है, मतलब 2 से इंक्रीज हुआ है, so 2 divided by 20 into 100, 10% से ग्रो हो रहा है, राइट. So because there was no leverage, I am not able to magnify the return. ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब बढ़ रहा है, मेरा EPS दैट इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर सेम रेट से बढ़ रहा है. बट सपोज अगर मैंने रिस्क लिया होता तो क्या होता, यहां पे हम मान के चल रहे 10% रेट है एंड यहां पे सेम 100 रुपीज फेस वैल्यू. तो अब यहां पे क्या होगा, मेरा जब ईबीआईटी था 2 लाख लेस इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट कितना आएगा, 5 लाख का मेरा डेट है, 10% से इंटरेस्ट रेट है, सो 50,000. So this will be 1,50,000 earnings available to equity shareholder divided by number of equity shares. कितने होंगे नंबर, अब 10,000 नहीं होगा ना, अब 5,000 होगा क्योंकि 5 लाख से मैंने इक्विटी शेयर से प्रोक्योर किया, बराबर. तो ईपीएस कितना होगा, 30, राइट. यहां से अगर मेरा ईबीआईटी 10% से इंक्रीज हो तो 2,20,000. अब इंटरेस्ट तो इंक्रीज नहीं होगा, इंटरेस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, तो मेरा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होगा 1,70,000 डिवाइडेड बाय 5,000, कितना आएगा, 34. ओके, तो मेरा ईबीआईटी कितने परसेंटेज से राइज हो रहा था, 10%, राइट. ईपीएस कितने परसेंटेज से राइज हो रहा है, हाउ मच, 13.33. मींस हायर रेट से ईपीएस ग्रो हो रहा है, राइट. अगर मेरा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होता, देन इन दैट केस माय ईपीएस विल बी ग्रोइंग बाय 20 और 30% आल्सो. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंस, क्योंकि जब मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट तो इंक्रीज नहीं होगा, so whatever is increasing operating profit that will be directly added to my equity shareholders earning, and because of that rate of return to equity shareholders will be increasing at very high rate. This is measured by financial leverage. Okay,
यहां पे भी सेम कंसेप्ट है, फाइनेंशियल लेवरेज वी कैन मेजर एज परसेंटेज चेंज इन EPS divided by percentage change in EBIT. ओके, तो यहां पे कितना परसेंटेज चेंज था, 13.33 डिवाइडेड बाय 10, that is 1.33, right? And there is one more formula for calculation. Financial leverage is calculated as EBIT divided by EBT. बराबर है ना? जस्ट चेक कीजिएगा, EBIT divided by EBT, क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट मैंने कंसीडर नहीं किया था, therefore you will not be able to calculate in this case, but then will be able to calculate your financial leverage by both this formula. Okay, and ये सिग्निफिकेंस क्या है, when my financial leverage is 1.33, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1% से चेंज हो रहा है तो मेरा ईपीएस 1.33% से चेंज होगा। ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट में आपको समरी करने की, ऑपरेटिंग लेवरेज में रिलेशन कौन सा है एंड फाइनेंशियल लेवरेज में रिलेशन कौन सा है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज? शैल वी प्रोसीड? व्हाट हैपेंड? कंटाला है क्या? अभी बहुत कुछ डिस्कस करना है। आप तो कह रहे थे कि शाम तक लेवरेज खत्म करना है, अभी तो हमने सिर्फ कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वी आर नॉट yet started with the problems, but now most of the important part is we have completed. सेकंड पार्ट, पहले तो फाइनेंशियल लेवरेज का भी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एक्सेट्रा कंसीडर करना है, एंड देन कंबाइन लेवरेज। कंबाइन लेवरेज में ज्यादा कुछ कंसेप्ट है नहीं, बट देयर आर स्टिल सम कंसेप्ट, बट दैट विल बी डिस्कसिंग विद प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो शैल वी कंटिन्यू फर्दर 10 मिनट्स? तो सिग्निफिकेंस आप रीड करोगे, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। चलिए नाउ, चलिए instead of reading we'll see formula for calculation of financial break even point. अब फाइनेंशियल, हाँ कंटिन्यू करो ना। अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पे आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो बेसिकली? हाँ, मींस द लेवल ऑफ सेल्स एट विच देयर वाज नो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नॉर लॉस। नाउ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे आप कैलकुलेट करोगे लेवल ऑफ ईबीआईटी at which my EPS is 0. Are you getting? So that also it is very important. नहीं तो हमें फॉर्मूला याद रहता है, बट हम बेसिकली कैलकुलेट क्या कर रहे हैं वो भूल जाते हैं। रिमेंबर, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो लेवल ऑफ सेल्स एट विच ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 0। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे you are calculating the level of EBIT at which EPS, that is earnings available to equity shareholder, is 0. So what should be the formula for calculation of financial break even point? चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। Say total capital is 10 lakhs, 5 lakhs equity share, 5 lakhs डिबेंचर 10%। टैक्स रेट भी हम अज्यूम करके चलेंगे, सिर्फ 40% टैक्स रेट है, ओके। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रेशो हम बाद में स्टडी करेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कैपिटल एम्प्लॉयड जितना है उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न, सपोज 30% है, तो यहां पे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज ईबीआईटी कितना होगा? 3 lakhs, बराबर ना। टोटल कैपिटल 10 lakhs, 10 lakhs into 30% is my operating profitability ratio, right? So 3 lakhs is my operating profit less interest। इंटरेस्ट कितना आएगा अभी यहाँ पे? 5 lakhs के डिबेंचर्स है, 10% से तो 50,000 इंटरेस्ट आएगा। So my EBT is how much? 2,50,000।
लेस टैक्स एट द रेट 40%, कितना आएगा? 1 लाख, 2,50,000 इंटू 40%, सो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 1,50,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख के इक्विटी शेयर्स है, अज्यूम करके चल रहा हूं, फेस वैल्यू 100 है, तो कितना आएगा? 5,000। 5 लाख के इक्विटी शेयर्स, 100 फेस वैल्यू, राइट? ईपीएस 30, राइट? दिस इज द गिवन सिनारियो। अब आप मुझे बताइए कि इसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, दैट इज व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ सेल्स एट विच माय ईपीएस विल बी जीरो, नॉट सेल, सॉरी, लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच माय ईपीएस विल बी जीरो। यहां पे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, दैट इज ऐसा कौन सा लेवल होगा ईबीआईटी का जहां पे मेरा ईपीएस जीरो होगा? Are you getting? Financial break-even point means we are calculating the level of EBIT at which my EPS will be zero. तो आप क्या बता सकते हो मुझे कि कितना होना चाहिए? हाउ मच? कितना होना चाहिए आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ताकि आपका ईपीएस जीरो हो जाए? एग्जांपल आपके सामने, इमेजिन करके देखो, कोई भी फिगर जो मन में आ रही है वो कैलकुलेट करके देखो, क्या ईपीएस जीरो आ रहा है आपका? एनी नंबर यू कैन टेक, 10,000 लेके देखो, 50,000 लेके देखो, 1 लाख लेके देखो, कहां पे ईपीएस जीरो आएगा वो आपको तो समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? ये मेरा एग्जिस्टिंग सिनारियो है, फिलहाल मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3 लाख, लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे हो आपको ब्रेक इवन पॉइंट मालूम होना चाहिए, सो एज टू अंडरस्टैंड कि कितने रिस्क में हो आप, बराबर? अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत पीछे मींस यू कैन कंसीडर यू आर एट सेफर पोजीशन, बट इफ योर ब्रेक इवन पॉइंट इज वेरी नियर टू एग्जिस्टिंग सिनारियो, यू हैव टू वर्क हार्ड टू जनरेट मोर रेवेन्यू, बराबर? तो यहां पे आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होना चाहिए, यानी कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए ताकि आपका ईपीएस जीरो हो जाए? अ वेरी सिंपल, कितना प्रथम बरोबर है बोल? 58, चेक करेंगे 58,000, वॉट एवर फिगर यू टेल विल चेक, जस्ट 58,000 ना, 58,333, 58,333। इंटरेस्ट तो सेम रहेगा 50,000, तो आपका ईबीटी कितना रहेगा? 833। टैक्स कितना आएगा इसके ऊपर 40% से? 8,333 इंटू 40%, तो 2,000 समथिंग, 2,000 समथिंग, 2,000 कुछ तो आएगा। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कुछ तो आएगा, जीरो तो नहीं आएगा, सो ईपीएस यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, मींस दिस इज नॉट द ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ, दैट इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। सिंपल तो था ना, इंटरेस्ट जितना आपका फिक्स कॉस्ट है उतना तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50,000 हो, इंटरेस्ट 50,000 होगा, ईबीटी जीरो, तो टैक्स जीरो, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जीरो, डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ईपीएस विल बी जीरो। तो व्हाट बेसिकली यू आर मैनेजिंग टू कैलकुलेट, आई वाज वेटिंग फॉर दिस 50,000, जितना आपका फिक्स्ड कॉस्ट है उतना ही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना चाहिए। सो कैन आई से my financial break even point is equal to interest, right? now suppose आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी होते, then how would be the calculation? यहां पे हम स्लाइटली चेंज करेंगे, सपोज यहां पे से 3 लाख इक्विटी शेयर्स, 2 लाख से प्रेफरेंस शेयर्स, एंड इनका रेट है से 15%, ठीक है? तो यहाँ पे अब कैलकुलेशन चेंज होगा। व्हाट आई एम डूइंग इज, अर्लियर केस में मेरे सिर्फ डिबेंचर्स थे, नाउ माय कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स प्रेफरेंस शेयर्स आल्सो, ठीक है? तो अब मेरा ये जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है वो चेंज होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 लाख तो बराबर रहेगा, इंटरेस्ट 50,000 सेम,
EBT 2,50,000, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स सॉरी टैक्स एट द रेट, ये भी सेम रहेगा, बट ये जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ रहा है दिस इज नॉट द अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि इसमें से अब क्या जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा। अब प्रेफरेंस शेयर हमने कितने माने थे, 2 लाख इंटू 50%, 30,000, तो 1,20,000 will be the earnings available to equity shareholders। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे, मैंने 3 लाख माना था ना, तो 3,000 ना, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3,000, ईपीएस कितना आएगा, 40 ना, राइट। अब दिस इज द एग्जिस्टिंग सिनारियो। अब मुझे आप बताइए कि मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होना चाहिए, 80,000 ना, चेक करेंगे। 80,000 अगर आप कह रहे हो, हाँ, टैक्स की वजह से वो नहीं आएगा, यहाँ पे 30,000 ईबीटी आएगा, तो इसका टैक्स 40% मतलब 12,000 जाएगा, तो 18,000 आएगा। 30,000 यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड कांस्टेंट रहेगा, यानी कि विल बी इनकरिंग लॉस, so EPS 0 नहीं हो रहा, then what should be your operating profit, so my EPS should turn out to 0। now यार यहाँ पे दो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है, बेसिकली रिमेंबर कि आपका ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट वो होना चाहिए सो एज टू रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे हमने नीचे लिखा है ना, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज योर रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट ओनली, मींस आपका ब्रेक इवन पॉइंट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होना चाहिए वेयर यू आर एबल टू रिकवर द फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ हियर देयर आर टू फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट भी एंड प्रेफरेंस डिविडेंड भी है। द डिफरेंस इज इंटरेस्ट इज बिफोर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज आफ्टर टैक्स। तो यहां पे क्या करना होगा आपको, एंड जो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो आप, ये बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो ना, दिस इज द बिफोर टैक्स। तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स है वो कन्वर्ट करना होगा आपको बिफोर टैक्स में। आर यू ऑल गेटिंग? तो क्या होना चाहिए, 1 लाख, चेक करेंगे, 1 लाख, इंटरेस्ट 50,000, ईबीटी 50,000, टैक्स 40% कितना जाएगा यहाँ पे 20,000, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 30,000, प्रेफरेंस डिविडेंड 30,000, 0। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या होना चाहिए, 1 लाख, मींस 1 लाख जब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा तब आपका नो लॉस नो प्रॉफिट आएगा, राइट। हाउ विल बी कैलकुलेटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी कैश फ्लो हो, से फॉर एग्जांपल ये 2,50,000, ये 2,50,000 तो बिफोर टैक्स है, उसको आपको डायरेक्टली आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करना होगा। सपोज आपको डायरेक्टली आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, यहां पे 2,50,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अगर आप करते हो तो डायरेक्टली आफ्टर टैक्स आएगा, बराबर 2,50,000 इंटू 60%, तो कितना आएगा ये 1,50,000, बराबर। यहां पे 1,50,000 ही आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया है। व्हाट आई वांट टू से इज कि व्हेनेवर एनी कैश फ्लो इज बिफोर टैक्स एंड आपको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टैक्स रेट से। अब वाइस वर्सा, अगर कोई कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हो एंड आपको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था अपना 30,000, ये तो आफ्टर टैक्स है, आपको अगर बिफोर टैक्स कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड करोगे 1 माइनस टैक्स रेट्स, राइट। तो दैट इज 30,000 डिवाइडेड बाय 0.60, 1 माइनस 0.40, तो यह आएगा 50,000। यानी कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स है उसका बिफोर टैक्स होगा 50,000 फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट भी 50,000 था, राइट। तो यहां पे कैन आई राइट द फॉर्मूला एज ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट विल बी सिंपली द रिकवरी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। दो फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पे, फाइनेंशियल इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, बट ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स है, बाकी के सारे, यानी कि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है मुझे बिफोर टैक्स है, इंटरेस्ट भी बिफोर टैक्स है, तो मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना होगा, सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ये बन गया मेरा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्रेक इवन। जब भी प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो ये यूज करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो तो जितना आपका इंटरेस्ट है दैट विल बी योर फाइनेंशियल ब्रेक इवन। तो अगर आप नोट्स में देखते हो तो यहाँ पे ये देखिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है
I plus PD, that is preference dividend upon 1 minus tax rate. Have you got effect of degree of operating leverage के नीचे? Have you all got any difficulty so far? अब इसके आगे के जो पॉइंट्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो एट व्हाट टाइम वी कैन कंटिन्यू? 2:30 में कंटिन्यू करके हम पहले तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज पहले कंप्लीट करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम्स. तो जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको इतना ज्यादा बोर नहीं होगा, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग सॉल्विंग समथिंग नींद नहीं आएगी, राइट? चलिए, विल कंक्लूड देन.